हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ओके, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को संज्ञानात्मक पक्ष के जो है 4 बताए थे: ज्ञान, बोध, प्रयोग और विश्लेषण। और आज हम लोग पढ़ेंगे संश्लेषण। संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, संश्लेषण में एकीकरण पे बल दिया जाता है। जो भी बच्चों का जो सूझबूझ होता है, उनकी सृजनशीलता होती है, उस पे जोर दिया जाता है कि वो क्या कर, मैंने कि अगर कोई बच्चा है तो उस पर बहुत सारे गुण होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही गुण होता है, बट एक गुण विशेष होता है जिस पे वो विशेष ध्यान देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कुछ चित्रकारी करना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हमने बस एक नज़र उसको देखा और वो क्या करते हैं, वो तुरंत उसको उतार देते हैं। कुछ बच्चों का मैथ में जो है बहुत ज़्यादा वो रहता है, मैंने कि किस चीज़ में उनका ज़्यादा मन लगता है, किस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, उस पर ज़्यादा जोर देना। तो वही क्या कहते हैं, वही एकीकरण बोलते हैं ना, कि एकीकरण पे बोलते हैं, मैंने कि किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देना, उन पर ज़्यादा समझाना उनको। देखिए, इनमें किसी दो तत्वों के साथ रखने पर किसी प्रत्येक सिद्धांत के भागों को संयुक्त कर एक संपूर्ण रूप में व्यवस्थित करने की योग्यता आती है। मैंने कि ये दो चीज़ों को का जब हम एक संप्रत्यय बनाते हैं, उसका सिद्धांत को देखते हैं, तो फिर उसमें से क्या होता है, एक व्यवस्थित रूप एक आता है, जिसमें जो कि हमारी एक योग्यता होती है, उसको हम क्या करते हैं, 3 श्रेणियों में व्यक्त करते हैं। जैसे कि पहला है अनोखे या असाधारण संप्रेषण का निर्माण। अनोखे या असाधारण संप्रेषण निर्माण में यह होता है कि इसमें विचारों और कथनों का उत्कृष्ट आयोजन एवं अभिव्यक्ति, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे कथन होते हैं, उत्कृष्ट यानी कि सबसे बेहतरीन, उनका आयोजन करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, एवं रचनात्मक लेखन, जिसमें कि हम अपनी रचनाओं से, अपने दिमाग से कुछ सोच के उसकी रचना कर सकें, ऐसे लेखन की योग्यता जो है। व्यक्तिगत अनुभव की प्रभावी अभिव्यक्ति, जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है उसको हम प्रभावी रूप से अभिव्यक्त कर सकें, तत्काल प्रभावी भाषण देने की योग्यता आदि के माध्यम से विचारों और अनुभवों को नवीन रूप प्रदान किया जा सकता है। जैसे अच्छे नागरिक के विचारों को प्रेषित करने की योग्यता। तो अच्छे विचारों को, मैंने कि अच्छे एक नागरिक में विचारों को तभी अपने आप को प्रेषित कर सकता है जब उसमें अभिव्यक्ति करने की क्षमता हो। बातें तो सब लोग कर लेते हैं, बट हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको विशेष, मैंने कि एकदम पूरी तरह से किसी के सामने अभिव्यक्त कर पाना, यह भी एक कला है, ये सबके अंदर नहीं होता है। तो यह भी क्या होता है, किसमें होता है, एक विशेष बच्चों में होता है या फिर विशेष लोगों में ये पाया जाता है। दूसरा है योजना या संक्रियाओं के प्रस्तावित समुच्चय का निर्माण करना। इसमें किसी योजना के कार्यकाल के लिए संभावित तत्वों को एकत्रित करना, मैंने कि क्या क्या वहाँ पे हो सकता है, ऐसे तत्वों को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा किया जाता है। और नवीन मॉडल बनाना, अनुसंधान की योजना बनाना, नवीन ज्ञान को संश्लेषण करना आदि, जो हमारे नवीन ज्ञान होते हैं उनका यहाँ पे क्या किया जाता है, समुच्चय निर्माण किया जाता है। और एक नया संश्लेषण, मैंने कि एक नया ज्ञान क्या होता है, तैयार किया जाता है। तीसरा है अमूर्त संबंधों की समुच्चय को निकालना। अमूर्त संबंधों के समुच्चय को निकालना, तो इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखना, समझना या उनको प्रयुक्त करने की योग्यता, नवीन संप्रत्यों एवं सामान्यीकरणों को खोजने की योग्यता तथा तथ्यों के आधार पर नवीन अमूर्त संबंध अर्थात न दिखाई देने वाले। अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई न देता हो, ज्ञात करना तथा उन्हें परिष्कृत करना आदि आता है।
जैसे परमाणु की संरचना, इसमें P+NO व E आदि तत्व होते हैं। इनके मध्य क्या संबंध है, इसकी संरचना कैसे होती है, ये अमूर्त संबंध है, क्योंकि आपको नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि ये कण हमें दिखाई नहीं देते, यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। हम इसका चित्र बनाकर प्रस्तुत करते हैं, मैंने कि हम चित्र द्वारा तो किसी को समझा सकते हैं, बट हम चाहे माइक्रोस्कोप से भी देखना तो हम उसे देख नहीं पाते हैं। इस प्रकार संश्लेषण के उद्देश्यों को संबंध पर आधारित प्रश्नों, निबंध, रिपोर्ट, लेखन आदि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कि निबंध के द्वारा हम उसको देख सकते हैं, रिपोर्ट के द्वारा हम उसको जान सकते हैं, ठीक है। हम उसको चाहे कि अपनी आंखों से देख सकें कि वो कैसे है, क्या है, तो वो नहीं दिखाई देता है, वो अमूर्त होता है। देखिए 5वां हम लोग पढ़ रहे थे संश्लेषण। 6वां है मूल्यांकन। यह उच्च स्तर का उद्देश्य है। इसमें तथ्य, सिद्धांत, नियम, विचार, कार्य, विधि तथा सामग्री के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। उनके संबंध निर्णय लेने में आंतरिक तथा बाह्य मानदंडों को प्रकट किया जाता है कि शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं। हम जब मूल्यांकन करते हैं तो उससे ये प्राप्त हमें ये ज्ञान होता है कि जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, क्या वो जो भी हमने पढ़ाया वो उसने ज्ञान ग्रहण किया या नहीं किया। अगर किया तो कितने % किया, क्या जो मैं पढ़ाई वो पूरा 100% किया, 95% किया, 50% किया, 10% किया, वो कितना ज्ञान ग्रहण किया। तो ये मूल्यांकन के द्वारा जो है समझ में आता है, हमें इस बात का ज्ञान का पता चलता है कि बच्चे कितने हमसे खुश हैं और कितने नाखुश हैं, कितना वो ज्ञान ग्रहण कर पाए हैं, यदि हुए तो किस सीमा तक, कक्षा में सीखने के अनुभव कितने किए गए वे प्रभावत्मक रहे या नहीं, जो हमने पढ़ाया वो कितने % तक बच्चों पे प्रभाव छोड़ पाया और कितने % तक नहीं, हमारा पढ़ाने का ढंग अच्छा था या नहीं, इससे पता चलता है। और हम क्या करते हैं अपने पढ़ाने के ढंग में, टीचर जो है जब पता चलता है उन्हें कि हमारे बच्चे हमारे पढ़ाने के ढंग से खुश नहीं हैं, वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो उनको चाहिए, वो उसको जो हम बता रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर हम किस तरह से उनको बताएं कि वो जो है अपने अंदर उस बात को ग्रहण कर सकें, उसे जान सकें। इसमें आंतरिक व बाह्य साक्षियों द्वारा इसे ज्ञात करते हैं। मैंने आंतरिक जो उसके अंदर अंतर्मन में क्या चल रहा है उसको हम प्रकट करवाने का प्रयास करते हैं और उससे पता चलता है कि हाँ बच्चे किस हद तक ज्ञान को ग्रहण किए हैं। यह किसी विशिष्ट विचार या समस्या के हल आदि के संबंध में मानदंड निर्धारित करता है। यानी कि कोई भी क्या कहते हैं समस्या है तो उसका हम हल कैसे निकालें, इस पे हमारा मूल्यांकन जो है पूरा वो करता है। मूल्यांकन सबसे लास्ट हमारा होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला होता है आंतरिक साक्ष्यों के संबंध में निर्णय। यह तार्किक शुद्धता तथा दृढ़ता आदि से संबंधित होता है। जैसे तार्किकता के अभाव में कहानी कम मूल्य रखेगी। बाह्य साक्ष्यों के संबंध में निर्णय। इसमें वस्तु का मूल्यांकन वैज्ञानिक, सामाजिक व आर्थिक मानदंडों के अनुरूप किया जाता है। जैसे देखिए इसमें वस्तु का मूल्यांकन, कोई भी वस्तु है तो उसका मूल्यांकन हम कैसे करें, वो आर्थिक मानदंडों के रूप में। हमने उसमें कितना खर्च किया, कितना क्या हुआ, कितना क्या लगा, इन सब के। जैसे कि पानी का वो अंश तापमान का एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। यहाँ तापमान के पानी का पॉइंट के संदर्भ में नापते हैं तथा ऊंचाई के समुद्र स्तर से है। जैसे हम समुद्र की ऊंचाई नापते हैं उसी तरह से हर एक चीज का होता है कि बाह्य साक्ष्य
वो बच्चा बने के बाहर से कितना स्ट्रांग है। तो इस सब के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें मूल्यांकन करते हैं कि ऊपर से मैंने कि बच्चा देखने में कितना वो परफेक्ट है, इन सब की बातों की हमें जानकारी चलती है। और आंतरिक में क्या होता है कि वो अपने अंतर मन में कितनी जानकारी ग्रहण कर चुका है और हम वहाँ से किस तरह से इसको और परफेक्ट करके हम निकाल सकते हैं। इन सब का मूल्यांकन जो है लास्ट में पता चलता है बच्चों के विचारों से, बच्चों की बातों से, उनके बिहेव से, वो जो भी सामने प्रस्तुत करते हैं उन सब से एक मूल्यांकन होता है कि हाँ बच्चे जो है कितना ज्ञान जो है ग्रहण कर चुके हैं। उसके बाद से देखिए हम जो है चलेंगे भावात्मक पक्ष पे, बट ये जो है हम आगे आपको कल के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ओके बाय। वैसे क्या कहते हैं, बाय करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें, और नीचे लाल बटन दिया हुआ सब्सक्राइब का, उसे बटा के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे की वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। ओके बाय, टेक केयर।